आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आइए आज सिलेंडरा देवी, सिलेंडर क्वीन, इन सब नामों से विख्यात स्मृति ईरानी जी की कहानी सुनी जाए। स्मृति ईरानी जी खैर विवादास्पद नेता तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, ये भी फैक्ट है। और एक अभी तत्काल एक रिकॉर्ड जो उन्होंने दर्ज किया है, उसकी अहमियत लोगों को थोड़ा बाद में समझ में आएगी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्मृति ईरानी जी कहिए या सिलेंडरा देवी कहिए या सिलेंडर क्वीन कहिए, जो भी कहिए उनको, वो एक तरीके से उनको हम नरेंद्र मोदी जी की पट्टी शिष्या कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और नरेंद्र मोदी जी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। जाहिर सी बात है, इसीलिए उनको लगातार मिनिस्टर बनाए रखा, सब सारी बातें हैं, ऐसा ऐसा है। सिलेंडरा देवी जी, इसमें कोई शक नहीं कि अपने काम में माहिर हैं, जो काम उनको दिया जाता है वो करती हैं। अब बात शुरू से करते हैं कि कैसे वो नरेंद्र मोदी जी की पट्टी शिष्या है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के चार खंभे हैं। आप तो अब अमूमन लोग इसको जब जान भी चुके हैं। जब शुरू में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो नहीं जानते थे, अब तो खैर उनकी सारी बातें आयाम हो चुकी हैं, इस हद तक आयाम हो चुकी है, इस बार उनको बहुमत भी नहीं मिला। वही हाल स्मृति ईरानी जी का भी हुआ, वो भी चुनाव हार गई। बहरहाल बात हो रही थी नरेंद्र मोदी जी की राजनीति के चारों खंभों की। पहला खंभा उनका ये है कि जो राजनीति है उनकी, जो चार खंभे जिस पर टिकी है, पहला खंभा है झूठ। झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं, उसी तरीके से स्मृति ईरानी जी की भी झूठ बोलने में कोई सानी नहीं। दूसरा खंभा है बेहयाई। बेहयाई इन द सेंस कि आप इस बात को जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी बेहयाई से आप उसी पर लगातार लगे रहते हैं जब तक कि आपकी आपकी इच्छा न पूरी हो जाए या जो आप चाहते हो आपको न मिल जाए। जैसे नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आएंगे, या 2 करोड़ नौकरियां वो नहीं देंगे, या इस तरीके की जो भी तमाम झूठी बातें उन्होंने की, लेकिन वो पूरी बेहयाई से उस पर टिके रहे। और अभी भी कोई भी जब उनकी वो जो बात जिसकी जब चर्चा की जाती है तो वो चुप्पी धारण कर लेते हैं। सेम इज द केस विद स्मृति ईरानी। वो अमेठी गए, उन्होंने तरह तरह के झूठे वादे किए। इसमें से सबसे हास्यास्पद और सबसे मनोरंजक वादा रहा कि जब उनको अमेठी के लोग जिता देंगे तो वो 13 रुपए किलो चीनी उनको देंगे। इसी तरीके से तमाम झूठे वादे उन्होंने किए और पूरी बेहयाई से उन वादों पर वो टिकी रही, हालांकि उनमें से पूरा वो एक भी काम नहीं कर पाए। और तीसरी चीज जो है उनका, ये होता है मार्केटिंग। राजनीति को मार्केटिंग बना देना, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ ही शुरू हुआ। राजनीति एक बहुत ही अच्छी चीज है, राजनीति से लोगों का भला होता है, लेकिन जब राजनीति के माध्यम से सिर्फ अपना भला चाहे आदमी, तो वो फिर वो मार्केटिंग में तब्दील हो जाती है, जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा किया। एंड सेम इज द केस विद स्मृति ईरानी। उन्होंने भी अमेठी में यही किया। उन्होंने भी बहुत जम के मार्केटिंग की कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, मैं आऊंगी तो सब कुछ कर दूंगी। और उस जब मार्केटिंग की जाती है तो अमूमन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मार्केटिंग में जो जो जिस चीज़ की मार्केटिंग की जाती है, सामान जितना ही खराब होता है, उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग उतनी ही शानदार की जाती है। ये बाजार की दुनिया का दस्तूर है। और अपने नरेंद्र मोदी जी तो बाजार की दुनिया के माहिर हैं ही, गुजरात के आदमी है। और चूंकि स्मृति ईरानी जी उनकी पट्टी शिष्या है, तो उन्होंने भी ये चीज़ उनसे भी ग्रहण की। और चौथी चीज़ है मीडिया पर कंट्रोल, ताकि मीडिया पे कंट्रोल रहेगा तो कोई चीज़ सामने आएगी नहीं। ये बात मुझे ऐसे भी पता चली कि जिस समय ये अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी तमाम झूठ बोल के जीती, जिसमें 13 रुपए किलो वाली चीनी वाली बात जग जाहिर थी, तब तक उस समय यूट्यूब चैनल्स उतने ज़्यादा चले नहीं थे। और स्मृति ईरानी अमेठी में जो झूठ बोल रही थी, वो सारे के सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अब मैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहता, मेन स्ट्रीम मीडिया यूट्यूब वाला मीडिया मान के चलिए, उसमें इस तरीके के उनके झूठे वायदों की कभी कोई खबर नहीं आ रही थी। और जब वो सांसद चुन ली गई, तो उसके बाद भी जाहिर सी बात है लोकल पत्रकारों का उनके ऊपर इतना खौफ था कि वो कुछ नहीं बोलते लिखते थे। जिसमें से एक तो बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, जिस लड़के को उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया बाकायदा कह करके। एक छोटा सा स्ट्रिंगर, उसके लिए उन्होंने हमें क्या नाम है उसके जो मालिक थे, भास्कर के मालिक, उनसे शिकायत की उन्होंने। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि लज्जा की बात है कि भास्कर के मालिकों ने उस स्टिकर को निकाल भी दिया। जाहिर सी बात है मीडिया में रीड होती तो ऐसी हरकत ही ना होने पाती। बहरहाल ये सब हुआ। और उतना ये सब सारे क्या नाम है अपने गुरु से सारे मंत्र सीख करके स्मृति ईरानी जो थी चुनाव जीत गई। और पहला रिकॉर्ड उनके नाम बना कि स्मृति ईरानी हो गई, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया। वरना स्मृति ईरानी जैसे 72 क्या नाम है नेता घूमती रहती है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। और वही उनकी भी हैसियत थी, सिलेंडर लेकर के वो सिलेंडर जब वो हो जाता था क्या नाम है
महंगा हो गया था, तो उसको लेके धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके हिसाब से महंगा हो गया था। और लेकिन वो जो धरना प्रदर्शन, जब वो सांसद बन गए तो वो समझ गए कि हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कब सिलेंडर 1200 का हो गया, नहीं बोली। बाल बाल एवं महिला विकास मंत्री बनी, वो तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, नहीं बोली। क्योंकि वो जानती थी कि जिस पर्पस से वो सारे झूठ बोल रही थी, वो पर्पस सॉल्व हो गया और सांसद बन गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब उन्होंने अगला टारगेट किया, क्योंकि इतना तो जान ही रहे हैं कि जब राहुल गांधी को गरिया करके वो सांसद बन गई, तो अगर सोनिया गांधी गरियाएंगी तो हो सकता है और को आगे जाए। तब उन्होंने अगला टारगेट सोनिया गांधी को बनाया, और संसद में सोनिया गांधी के लेकर के जो चीखी चिल्लाई, वो भी अपने आप में एक इतिहास है, लोग जानने वाले जानते हैं। खैर, स्मृति ईरानी जो चाहे करे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। ये इतने काम स्मृति ईरानी जी ने करके और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, इतने रिकॉर्ड बना डाले, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके बाद अब जो था, क्या नाम है, समय का पहिया घूमा और वो एक दूसरा रिकॉर्ड उनकी प्रतीक्षा करने लगा। और उन्होंने ललकार ललकार करके अपनी अभद्र भाषा में, जिस जिस भाषा की वो आदी रही हैं, जैसे उन्होंने जब जब वो राहुल गांधी उस पे आए थे, क्या नाम है, भारत यात्रा पे निकले थे, तो उन्होंने कहा कि जानती थी वो कि झूठ बोले। सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपना पर्पस साधने के लिए वो लगातार झूठ बोलते हैं और पूरी बेहयाई से झूठ बोलते जाते हैं, ये फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि इतने पूरी निर्लज्जता से राहुल गांधी ने जो जो निकले, तो विवेकानंद का पाँव छू लेते, बाद में पता चला कि विवेकानंद का पाँव छुआ गया। बहरहाल, इससे स्मृति ईरानी कोई लेने देने, वो झूठ बोल करके जो उनको करना था कर चुकी, और इस तरीके के तमाम झूठ उन्होंने बोलने शुरू किए। अब उसके बाद क्या कि मैंने कहा कि स्मृति का इस समय का पहिया घूमा, और क्या नाम है, राहुल गांधी भारत यात्रा के बाद एक नए अवतार के रूप में आज सामने आए, और फिर अमेठी का चुनाव भी सामने आया। अब इस पूरे प्रोसेस में एक काम हो गया जो, क्या नाम है, नहीं होना था बहरहाल, लेकिन चूंकि कोई चीज़ें छुपती नहीं है, कि राहुल गांधी अमेठी के सांसद रहे, उसके पहले उनके पिताजी भी रहे, और पूरा अमेठी एक तरीके से राहुल मतलब गांधी परिवार का गढ़ रहा था, जिसमें कई वजहों से, जिनका फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे, राहुल गांधी उतने इफेक्टिव नहीं रह गए थे बाद के दिनों में जितने कि वो पहले थे। उसी को, क्या नाम है, टारगेट करके नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को जिम्मा सौंपा कि जाओ उनको गाली बको, उनको चुनाव में हराओ। पहली बार तो खैर वो नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरी बार झूठ बोल करके और जो कुछ संभव था करके उन्होंने नरेंद्र मोदी से, अपने गुरु जी से शिक्षा लेकर के उनको हराया। और हराने के बाद फिर वो उन्होंने दूसरा शिगुफा छेड़ा कि हम यहाँ अपना मकान बनाएंगे। शिगुफा छेड़ के वो चली गई, मकान तो फिर उन्होंने बनवा लिया, लेकिन अमेठी के लिए कुछ खास उन्होंने किया नहीं। पूरे इलेक्शन भर में जो मैंने तमाम जो वीडियोस चैनल वगैरह देखे, उससे पूरी जनता बड़े क्रोध में थी। क्रोध में केवल इसलिए थी कि एक एक ऐसे आदमी को उन्होंने हरा दिया जो कम से कम उससे कमेटी के लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अमेठी की पहचान तो थी राहुल गांधी से, और ये आई तो इनसे पहचान भी खत्म हो गई, और अमेठी में कुछ किया भी नहीं उन्होंने। हालांकि इनके चलते उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जो पूरा सीनियर दिख रहा था, उससे लग रहा था कि अमेठी के लोग बुरी तरीके से ठगे महसूस किए गए। बहरहाल, अब किस्से को कहीं थोड़ा सा संक्षिप्त कर देते हैं। और वो फिर ललकारने लगे कि राहुल गांधी आवे तो हम वो, मतलब उसके पीछे भी स्ट्रेटजी थी कि राहुल गांधी अगर आके अमेठी से लड़ते तो जाहिर सी बात है वो एक रोचक मुकाबला होता, और अगर राहुल गांधी से वो हार जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ती, और अगर जीत जाती तो क्या ही बात है। लेकिन कांग्रेस के लोग भी खेले खाए लोग हैं, उन्होंने दूसरे, मतलब क्या नाम है, वहां से राहुल गांधी नहीं खड़े हुए, और बहरहाल वो शर्मा जी जीत गए, किशोरीलाल शर्मा। उस तरीके से किशोरीलाल शर्मा जीत गए, वो तो ठीक ही है। और किशोरीलाल शर्मा चूंकि वहाँ लंबे अरसे से सक्रिय थे और उनके घर घर में उनके संपर्क थे, तो उनको जीतना ही था। और उससे एक सबसे तत्काल एक फायदा ये हुआ कि इस स्मृति ईरानी की जो एक हैसियत थी, और जो फिर बढ़ती है अगर राहुल गांधी वहां से लड़ते, वो तत्काल खत्म हो गई, और किशोरीलाल शर्मा से हारने के बाद तो उनकी पूरी हैसियत फाइनली खत्म हो गई। ये एक काम हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा किस्सा बताऊंगा, उससे भी आपको एक अंदाजा लगेगा। 3 नेताओं के नाम मैं लूंगा, आप लोगों को याद रहेगा। एक नेता थे राजनारायण। राजनारायण जो थे वो, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा किया, उस मुकदमे में इंदिरा गांधी हारी, और उसके नतीजे में इमरजेंसी लगी, और उसके बाद वो, क्या नाम है, रायबरेली से उनके खिलाफ लड़े। ये कुल मिला के किस्सा हुआ। राजनारायण उसके बाद फिर लड़े, रायबरेली से एक बार जीते वो, और तब तक भी लोग, पूरी सच्चाई लोगों की समझ में आ गई थी, इसलिए दोबारा इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं लड़े। आज की तारीख में इंदिरा गांधी को सब जानते हैं, राजनारायण को कोई नहीं जानता, ये एक जानी बुझी बात है। उसी तरीके से अमेठी में बहुत पहले जब संजय गांधी पहली बार लड़े, तो 1977 में, तो उनके खिलाफ रविंद्र प्रताप सिंह लड़े थे, जो जीत गए थे, क्योंकि इमरजेंसी का दौर था, और दोबारा वो फिर वो भी एक बार संजय गांधी से
जीते वो, और उस समय उनका बड़ा नाम हुआ क्योंकि संजय गांधी को हराना भी अपने आप में एक कामयाबी थी। अब आज की तारीख में नरेंद्र प्रताप सिंह को कोई नहीं जानता, और अपनी सारी अच्छाई बुराई बात संजय को लोग जानते तो है ही, कम से कम उनका नाम। वही स्थिति स्मृति ईरानी की हो गई है। स्मृति ईरानी जो है वो, उनको भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। कुछ दिन बाद लोग उनको याद भी नहीं करेंगे और नाम भी भूल जाएंगे। वैसे भी इस किस्म के लोगों को लोग ज़्यादा याद नहीं रखते, जिनके बारे में कन्फर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये स्मृति ईरानी या श्रीलेंका देवी या श्रीलंका की जो भी कही है, उनकी कहानी का एक दिलचस्प पहलू। यानी अब वो इस अमेठी का चुनाव हारने के बाद उसी कैटेगरी में डाल दी गई हैं कि वो कुछ दिन तक लोग उनका नाम लेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। उनके मकान जो उन्होंने बनाया है उसका क्या होगा, ये भी तो समय बताएगा। ये तो ये बात है। अब मैं एक बात, आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करूँगा। वो थोड़ी दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है कि जो स्मृति ईरानी है, ये जो जैसी राजनीतिज्ञ हैं वैसी राजनीति के पहले नहीं हुई, ऐसा नहीं है। पहले भी राजनीति के हर दौर में ऐसी महिलाएं हुई हैं जो, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने राजनीति में सक्रिय तो थी, लेकिन अपनी अभद्र भाषा, अपने अलोकप्रिय कार्यकलापों, इनके सब के लिए वो जानी जाती हैं। उस स्मृति ईरानी भी को भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, इतिहास उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात बताऊंगा कि मुगलों के आखिरी, मतलब औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह हुए, उनमें एक बादशाह हुआ था जहांदार शाह। जहांदार शाह को इडियट मुगल बोलते थे, उसके आज बातचीत में उसको इडियट मुगल बोलते हैं। वो था भी बड़ा बेवकूफ़ टाइप का। जहांदार शाह की एक रानी थी लाल कुंवरी। लाल कुंवरी के बारे में भी इतिहास रोचक प्रसंगों से भरा हुआ है। और उसको, उन प्रसंगों का अगर आपको आनंद लेना हो तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप गूगल पे जाएं, लाल कुंवरी के बारे में पढ़ें, आपको आनंद आएगा। और उसके पहले भी तमाम जो तो मैंने बताया ना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। राजनीति के हर दौर में ऐसी मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस कह सकते हैं, क्योंकि अब तो ज़माना बदल गया, राजशाही रही नहीं, लोकतंत्र है। कि आपको ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो कि अपनी अभद्र भाषा, अपनी सब झूठ बोलने, इस सब के लिए जानी जाती हैं। स्मृति ईरानी को भी इतिहास उसी तरह पे याद रखेगा, क्योंकि उनको जो एक मौका मिला था कुछ करने के लिए, उस मौके को उन्होंने गंवा दिया। बल्कि ये मैं कहना ज़्यादा उचित समझूंगा कि वो एक अच्छी राजनीति के बनने के अंदर उनके अगर गुण थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक बुरी राजनीति के बनना शायद जानबूझ करके इसको क्या नाम है अडॉप्ट किया, ताकि वो कुछ पा सके। और बहरहाल सांसदी तो उनको मिली गई, पूर्व सांसद के तौर पे वो जानी ही जाएंगी, लेकिन इतिहास उनको उन्हीं राजनीतिज्ञों की श्रेणी में डाल देगा जो अपनी अभद्र भाषा और क्या नाम झूठ बोले, इन सब चीज़ों के लिए जानी जाएंगी इतिहास में। इतना इतना कन्फर्म है। अब अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ हमारी आपको फिर से गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको जो है आप अपने और साथियों के बीच में भी शेयर करिए, उसको वो लोग भी देखें, उनको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।